देखिए एक टर्म है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री का मीनिंग होता है फैमिली ट्री। यानी इसमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो उनसे लेकर फ्यूचर जनरेशन तक का जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड है उसको जब प्लेस किया जाता है, यानी जिसको तैयार किया जाता है जब, उसको कहते हैं हम लोग पेडिग्री या फैमिली ट्री। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मान लेते हैं, अच्छा इसके पहले तो इसको शो करें, इसके कुछ सिंबल्स हैं। पेडिग्री मतलब हो गया फैमिली ट्री, फैमिली ट्री को शो करने के लिए कुछ सिंबल है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे शो हो सके कि किसी तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न इस फैमिली में रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये फैमिली ट्री इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि इसमें कौन कौन है ना, उसके लिए नहीं है। ये इसलिए है कि देखना है कि किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं ट्रेट का इनहेरिटेंस किस तरीके से है। यानी किसी में वो एक्सप्रेस हुआ, कोई कैरियर रह गया, या किसी में एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं हुआ। यानी इसमें अफेक्टेड, अगर ये हार्मफुल है तो अफेक्टेड, कैरियर और नॉर्मल, इन तीनों को हम लोग देखना चाहते हैं किसी फैमिली ट्री। ठीक है, तो टू शो द इनहेरिटेंस of any character, there are symbols used. मेल के लिए सिंबल यूज होता है स्क्वायर, ठीक है। फीमेल के लिए सिंबल यूज होता है सर्कल। मैरिज के लिए सिंबल यूज होता है दिस। ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम ए मैरिज विथ पेरेंट्स, ये कैसे शो होता है? ये है डॉटर, ये है सन, ये है डॉटर, ये है फादर और ये है मदर। दिस इज अ सिंपल स्मॉल एंड शॉर्ट फैमिली ट्री, जिसमें फादर मदर और उनके चिल्ड्रन को दिखाया गया। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब हुआ मैरिज, और मैरिज से ये डिसेंडेंट्स या ये ऑफस्प्रिंग्स बने। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम ए मैरिज विद पेरेंट्स। अब दिखाने की बारी है ट्रेट। तो ट्रेट में दिखाएंगे नॉर्मल, ट्रेट में दिखाएंगे अफेक्टेड, ट्रेट में दिखाएंगे कैरियर। नॉर्मल के लिए हम लोग रखते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी ये देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से गिरा हुआ है, दैट्स ऑल, दिस इज ट्रांसपेरेंट। ये है नॉर्मल। अफेक्टेड के लिए दिखाते हैं शेडेड इन फुल।
तो अगर मेल को अफेक्टेड दिखाना है तो मेल ड्रॉ करके शेड कर देंगे, अगर फीमेल को दिखाना है तो फीमेल ड्रॉ करके शेड कर देंगे। ये हो गया अफेक्टेड। ऐसे एनसीईआरटी बोलता है कैरियर के लिए हाफ शेड करने के लिए। हाफ शेडेड करने का मतलब अगर हम लोग मेल ड्रॉ कर रहे हैं तो 50% शेड करेंगे, 50% छोड़ देंगे। अगर फीमेल को ड्रॉ कर रहे हैं तो फीमेल को ड्रॉ करके 50% शेड करके 50% ट्रांसपेरेंट छोड़ देंगे। दिस रिप्रेजेंट्स कैरियर, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस चूंकि कैरियर में एक्सप्रेस नहीं होता इसलिए कैरियर को भी ट्रांसपेरेंट छोड़ा जाए। ठीक है, तो सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस से हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि दिया गया इंडिविजुअल कैरियर है या दिया गया इंडिविजुअल नॉर्मल। ठीक है, टेक्निकली कैरियर के लिए बोलता है एनसीईआरटी बुक कि आप उसे हाफ शेड करें, पर ऐसा फॉलो नहीं करते। समझ गए? दीज आर द सिंबल्स। यहां तक पूरा कीजिए। देखिए, ये तो है फैमिली ट्री दिखाने का तरीका और किसी ट्रेट को उस फैमिली ट्री में पुट करने का तरीका। ठीक है, अब कोई भी ट्रेट कितने तरह के हो सकते हैं तो हम लोग कहेंगे सीधे सीधे दो तरह के। एक होता है एक्स लिंक्ड और एक होता है ऑटोसोमल। तो ये हम लोग जब देख रहे थे मेंडेलियन इनहेरिटेंस तो उसमें लोगों को कितने टाइप के मिले? दो टाइप के मिले, एक मिला एक्स लिंक, दूसरा था ऑटोसोमल। लेकिन एक्स लिंक भी फिर दो तरह का होता है और ऑटोसोमल भी दो तरह का। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, होता है रिसेसिव। तो ऑटोसोमल भी डोमिनेंट, ऑटोसोमल भी रिसेसिव होगा और एक्स लिंक भी डोमिनेंट होगा, एक्स लिंक भी रिसेसिव होगा। तो आप लोग कह सकते हैं ऐसे the types of traits can be of following types. Autosomal, dominant, recessive. X-linked, dominant, recessive. Now हमारे पास अब ये बड़ा सवाल है कि हाउ टू प्रेडिक्ट कि दिया गया जो फैमिली ट्री है वो किसी ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नंबर 1, पहले तो ये सोचना होगा ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। दूसरा हम लोग को ये चेक करना है, मान लेते हैं डिटरमिन हो गया कि ये ऑटोसोमल है, फिर ऑटोसोमल में कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव, ये देखो, है ना। फिर उधर से अगर पता चला, मान लेते हैं नहीं एक्स लिंक्ड है, तो एक्स लिंक में क्या है, इसमें हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा जिससे हम लोग कह पाएंगे कि ये नहीं डोमिनेंट है या फिर नहीं ये रिसेसिव है। ये कैसे डिसाइड करें? तो देखिए पॉइंट नंबर 1, फॉर ए डोमिनेंट ट्रेट it never
misses a generation। कहने का मतलब है ये किसी न किसी मतलब हर जनरेशन में कम से कम एक ही सही लेकिन अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगा। ठीक है, इट नेवर मिसेस ए जनरेशन कहने का मतलब हुआ इट विल affect or impact at least one member in every generation। हर जनरेशन में इसका प्रेजेंस आपको दिख जाएगा। ये जो है नहीं मिस करेगा किसी भी जनरेशन। तो अगर ऐसा दिखा तो इसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, दूसरा फॉर ए रिसेसिव ट्रेट इट स्किप्स जनरेशन। कम से कम एक ऑल्टरनेशन आपको मिलेगा। पहले जनरेशन में दिखा तो दूसरे में नहीं दिखेगा, ऐसा हो सकता है। फिर तीसरे में दिखेगा, चौथे में नहीं दिखेगा। याद कीजिए तो जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे थे तो टॉल एंड डार्क लेके हर इंडिविजुअल F1 जनरेशन में सब टॉल बन गया। मेंडल भी कंफ्यूज, सोचे कि वाह ये तो मेकओवर हो गया, ये जो है ब्लेंडिंग हो गया, डार्क वाला टॉल बन गया। लेकिन वही एक्सप्रेस कहाँ के दिया F2 में, और ये अंडरलाइन भी है। तो यही चीज रिसेसिव ट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जनरली स्किप करता है। अब ये हो सकता है कि किसी जनरेशन में आप लगातार दिख रहा हो, बट यूजुअली इसका ट्रेंड होता है कि वो स्किप कर जाता है। एक जनरेशन मिस करता है, फिर दूसरे में दिखेगा, फिर तीसरा मिस करेगा, फिर चौथे में दिखेगा, इस तरीके। So they used to skip the generation। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ए ट्रेट टू बिकम एक्स लिंक्ड, अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक्ड है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद के लिए तो मॉर्गन वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो आपको बताया थे कि मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये बताता है कि इनहेरिटेंस पैटर्न एनिमल में कैसे फॉलो होता है। यहाँ पे 6 क्रोमोसोम्स होते थे जो जेंडर डिटरमिन करते थे, और वहां से हम लोग को उसका इनहेरिटेंस पैटर्न इन एक्चुअल प्रैक्टिस पता चला। दूसरे से क्या दिखा? Criss-cross inheritance। That is a key feature of X-linked, any kind of X-linked trait। यानी for a trait to become X-linked, it will follow Criss-cross inheritance। That is an X-linked trait will never come from father to son। That is, because father always contributes, पहले समझना है उसके बाद लिखने का समय मिलेगा, contributes Y chromosome to the son। इसलिए इनहेरिटेंस फादर टू सन कभी रन नहीं करेगा, नंबर 1। Usually mother passes trait to
to son and father to the daughter. तो अगर किसी ट्रेट में देख रहे हैं फादर अफेक्टेड है, अगले जनरेशन में डॉटर, मदर अफेक्टेड है, अगले जनरेशन में सन, दिस इज a clear cut indication that this is X-linked. और अगर ऐसा नहीं है, न्यूट्रल है, फादर से सन में आ रहा है, मदर से डॉटर में आ रहा है, इट इज ऑटोसोमल. इट इज ऑटोसोमल, नॉट X-linked. वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो नहीं कर रहा है. अगर वो नहीं कर रहा है तो ऑटोसोमल है, कर रहा है तो X-linked. ऐसे डिटरमिन हो जाएगा कि X-linked है कि ऑटोसोमल. नाउ वी हैव टू लुक फॉर वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव. तो फिर डिसाइड करने के बाद हम चेक करेंगे कहीं ये स्किप तो नहीं कर रहा है. अगर स्किप कर रहा है, रिसेसिव स्किप नहीं कर रहा है. समझ में आ गया कैसे हम लोग पता लगाएंगे किसी भी ट्रेट को कि वो इनहेरिटेंस पैटर्न में या फैमिली ट्री में कैसे मूव कर रहा है. दो तीन देखिए, इसको गौर से देखिए और इसको गौर से देखिए. पहले इसको एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए तो इसके आधार पे बताने का कि ऑटोसोमल है कि नहीं, और दूसरा ये डोमिनेंट है कि नहीं. पहले क्या डिसाइड करना होता है, डोमिनेंट है कि नहीं, और उसके बाद पता चल जाएगा डोमिनेंट है. अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो रिसेसिव है. दूसरा फिर हम लोग को क्या देखना होगा, ऑटोसोमल है कि नहीं. ऑटोसोमल पता कैसे चलेगा, क्रिस क्रॉस कर रहा है तो ऑटोसोमल नहीं है. अगर क्रिस क्रॉस नहीं कर रहा है ऑटोसोमल. ठीक है, तो पहले वाले पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस पे फोकस कीजिए और पता लगाइए कि पहले डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव. एक का कहना है रिसेसिव. कितने लोग रिसेसिव से और कितने लोग डोमिनेंट कहना चाह रहे हैं. मैं भी रिसेसिव. आप रिसेसिव. डोमिनेंट, डोमिनेंट कोई नहीं, डोमिनेंट कोई आप कहना चाह रहे हैं. चलिए एक डोमिनेंट के कंसेप्ट खड़ा हुआ. बताइए तो इसको रिसेसिव क्या देखकर कहे हैं, फिर हम पूछेंगे डोमिनेंट क्या देखकर कहे. पहले रिसेसिव, क्योंकि उस पर ज्यादा लोग हाथ खड़ा. जनरेशन स्किप कर रहा है. तो हम यहाँ तक देख पा रहे हैं इस जनरेशन में है, यहाँ से इस जनरेशन में आ गया, इस जनरेशन में भी आ गया. अब इस जनरेशन में है तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और इस जनरेशन में नहीं है तो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है. तो हमको तो नहीं पता चला कि स्किप कर रहा है. और इसमें नहीं है, इस जनरेशन में ये भी प्योर है, यहाँ आया नहीं, इसको स्किपिंग करेंगे. जहाँ है उससे आगे आ रहा है कि नहीं वो देखेंगे. यहाँ है तो यहाँ तो नहीं छोड़ा, यहाँ भी दिखाई दिया. अब यहाँ एक तो ही नहीं है तो फिर यहाँ दिखाई दिया, तो क्या होगा, स्किप कर रहा है नहीं ना. और थोड़ा भटूरा खाइए. हाँ तभी ना कर रहे हैं डोमिनेंट है. दिखा क्यों डोमिनेंट हुआ. अब ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है. कहना है एक्स लिंक्ड है. कितने लोग एक्स लिंक्ड के फेवर में है, एक और बस. आप भी सब चीज नहीं. ऑटोसोमल के फेवर में या कुछ कहना ही नहीं चाहिए, पता ही नहीं चल रहा. चलिए दो लोग हुए एक्स लिंक्ड के फेवर में, बाकी लोग ऑटोसोमल के फेवर में है कि पता ही नहीं चल रहा है. बिग क्वेश्चन. तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, डोमिनेंट यही है, ऑटोसोमल है. ये ऑटोसोमल के फेवर में, एक ऑटोसोमल, दो रिसेसिव. तो ये क्या कहते हैं एक्स लिंक्ड. बाकी सब ऐसे ही बुक दर्शन, कोई एक्सप्लेनेशन. चलिए ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए देखें ये कौन है, मेल है कि फीमेल. फीमेल है. इससे आगे के जनरेशन में क्या मेल में भी गया, फीमेल में भी क्या, क्या ये क्रिस क्रॉस है.
मदर से डॉटर और सन दोनों में आ रहा है, क्रिस क्रॉस हुआ। क्रिस क्रॉस क्या होता है? मदर से सन में, फादर से डॉटर में। फादर से डॉटर में आया नहीं, फादर में है नहीं तो डॉटर में नहीं आया, पर फादर में नहीं है तो डॉटर में आ गया। क्रिस क्रॉस हुआ क्या? या तो नहीं देख रहे, आगे के जनरेशन में देखिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इधर देखिए, मदर में है तो मदर में आ गया, ये डॉटर में आ गया। मदर से डॉटर में जनरली नहीं जाता, फादर से डॉटर में जाता। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं शो कर रहा है, ये इंडिविजुअल न्यूट्रल है, सिबलिंग न्यूट्रल है, यानी आगे के जनरेशन में मदर से डॉटर सन दोनों में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये एक क्रिस क्रॉस तो नहीं शो कर रहा, एक स्लिंग नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल और क्या? डोमिनेंट। और बुक में देखिए इसको दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक टाइप, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब यहाँ आइए, इसको एनालाइज कीजिए और सोच कर बताइए। पहले डोमिनेंट है रिसेसिव, इतना जल्दी कैसे डिसाइड हो गया? इसमें है नहीं, इसमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसमें है नहीं, यहाँ दिख रहा है, तो ये रिसेसिव हो गया। ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड? अब होशियार हो गया सब। अदिति को एक्स लिंक दिख रहा है? नहीं सर, संजना को ऑटोसोमल दिख रहा है, और साक्षी को ऑटोसोमल दिख रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं दिख रहा। ऑटोसोमल क्या है? ऑटोसोमल यहाँ किसी में नहीं है, यहाँ किसी में नहीं है, किसी भी तरीके से क्रिस क्रॉस हो, ठीक है? और बुक में देखिएगा ये दिया है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, और ये दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। समझ गए? इन्हीं बेसिक्स फंडामेंटल्स के आधार पे हम डिसाइड करते हैं दिया गया डोमिनेंट है कि रिसेसिव फर्स्ट, और उसके बाद चेक करना होगा ऑटोसोमल है कि एक्स, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा टफ आपसे पूछेगा। हाँ, अब एक चीज देखिए, एनसीईआरटी ने बोला कैरियर को हम रंगेंगे, ये है ना, देख लीजिए, कैरियर को रंगेंगे। ये दोनों अगर कैरियर नहीं है, यहाँ आया कैसे आया? रंगा खुद ही लिखता है, खुद ही नहीं रंगता है कि नहीं? फिर यहाँ देखिए, इन दोनों में नहीं है और यहाँ आया, कहाँ से है? यानी ये कैरियर है, कैरियर को रंगा नहीं रंगा, खुद बोलता है, खुद फॉलो नहीं करता है। हाँ, रिप्रोडक्शन वाले में हम देखे थे, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि बर्थ हार्मोन अरे यार ऑक्सीटोसिन जो भी बोलते हैं, हाँ, और समरी में 3 हार्मोन का नाम लिखा हुआ था, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन और एक और कोई हार्मोन। बर्थ हार्मोन में, हाँ सर, समरी में लिखा हुआ था। कोई तो था, मैं अच्छे से याद किया, बट हाँ 3 हार्मोन का नाम।
देखिए इतना बड़ा रेगुलेशन किया देखना पड़ेगा। कॉर्टिसोल, एक वो भी था। कॉर्टिसोल को तो पढ़ाए भी थे कि बताए भी थे कि ये बायोलॉजिकल मार्कर की तरह यूज होता है, या ऐसे कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह यूज होता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। वो जब मैक्सिमम लेवल पे जाता है तब जाके सेंस करता है बॉडी कि अब अगर फीटल मूवमेंट होगा तो एक न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स देना है, जिसके वजह से हाइपोथैलेमस से वो रिफ्लेक्स आता है और ऑक्सीटोसिन भारी मात्रा में रिलीज होता है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस होता है और फिर चाइल्ड बर्थ की ओर आगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हम लोग फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट्स। ये एक फैमिली ट्री है जिसमें आपको पता करना है कि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। क्या पहले देखेंगे डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि रिसेसिव? ये वही वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई बोले कि 2 दूना कितना होगा? 4। ऐसा क्या रिसेसिव है? चलिए, और दूसरा फिर ये ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है? ऑटोसोमल कैसे देखिए, क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैसे देखे या रिसेसिव कैसे देखे? स्किप कर रहा है कि नहीं?
है ना, दिख ही नहीं रहा है। यहां मदर अफेक्टेड है, चाइल्ड अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, फीमेल चाइल्ड नहीं। तो ये कैसा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, इसलिए एक्स लिंक्ड है। यहां पर अगर पूछा जाए composition of 6 chromosome of A, B, C and D क्या होगा? यानी X क्रोमोसोम कैसे होंगे इनमें A, B, C और D? इससे दो ही तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो गया? बताइए ए का, बी का, सी का और डी का कंपोजिशन। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सर पे आ रहा है ना? जैसे लिंक से हट के क्वेश्चन हुआ कि बस सब फिर हवा निकल गई। बंद हो गया बट पता नहीं आंसर। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप शुरू कीजिए सर, उसके बाद हमें बताएं। है। हम तो आप लोग से पूछने के बाद सही है कि गलत है ये डिसाइड करें। नहीं, आप एक का बस लिखिए, उसके बाद फिर बता दें अगर सही है।
नाम डिक्टेट करवाएंगे ए का, पहले देखना है ये मेल है कि फीमेल है। तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम कैसा होगा, एक्स एंड एक्स। अफेक्टेड के लिए अगर स्मॉल ए रख लिया जाए, क्या डिसाइड किए हैं ये, रिसेसिव है कि डोमिनेंट, रिसेसिव डिसाइड किए हैं, तो ट्रेट को हम लोग क्या रखेंगे, स्मॉल ए रख दे। तो इसका एक्स कैसा होगा, जरा बताया मेरे से। बी का X small A और Y capital, सी का X C और X C का ना, हाँ तो वही होगा। और डी का D का इसकी मदर को एक तो एक्स ए इसको मिलेगा, दिस इज कैरियर फीमेल। एनसीईआरटी रंगता नहीं है, तो आपको भी रंग के मिलेगा नहीं, समझ गए, हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। बन गया, सब कोई लिख चुके, मिटा दे। बताने के पहले हवा नहीं लग रहा था कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब बन गया। कोई क्वेश्चन अब बचेगा ही नहीं। मनीष सती भाई को दे देता। अब देखिए हम लोग देखें बायोमॉलिक्यूल्स। किनको कहेंगे, those molecules which are produced, हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें 12th में मदद करे, ठीक है, हमारा प्राइमरी उद्देश्य यही है। तो those molecules which are produced and kept in the living systems are called biomolecules. These are chemically hydrocarbons with derivation, that is are having substitution या substitutions by other functional groups like COH यानी carboxylic acids,
CHO यानी एल्डिहाइड्स, CO यानी कीटोन्स, NH2 यानी एमेन्स, PO4 3- phosphates and some heterocyclic compounds. बेसिकली ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये हाइड्रोकार्बन्स है, और हाइड्रोकार्बन में भी हार्डकोर हाइड्रोकार्बन नहीं है, यानी ये पूरी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के ही केवल बने हुए नहीं है, बल्कि इनमें सब्स्टिट्यूशंस भी है। सब्स्टिट्यूट किसको किया जाएगा? हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लगेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एल्डिहाइड, जैसे कीटोन्स, जैसे अमीनो ग्रुप्स, जैसे फॉस्फेट्स। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये आएंगे, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा ये कार्बन को चेन में या रिंग में ही डिस्प्लेस किए हुए, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक, मतलब रिंग में अगर कार्बन को रिप्लेस किए हुए तो उसको कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये है बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मल डेफिनेशन। दूसरी चीज इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि we cannot prepare those molecules easily in the laboratory। बड़े आसानी से इन कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, नंबर 1। एंड नंबर 2, if they are formed then they cannot be preserved for longer in the laboratory। यानी आउटसाइड द सेल इन विट्रो कंडीशन में ये केमिकल्स ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को बनाए नहीं रख सकते अगर ये केमिकली सिंथेसाइज्ड है। Laboratory made biomolecules are not very longer to stay, but biological world में बायोमोलिक्यूल्स की खासियत क्या है? ये लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लिविंग सिस्टम्स के अंदर यानी सेल्स के अंदर बनाए जाते हैं फॉर सम पर्पसेस, किसी खास काम, और वो स्ट्रक्चरल एडवांटेज लेने के लिए हो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हो, या फंक्शनल एडवांटेज यानी उससे किसी की तरह का कोई रिएक्शन करा के कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो, ये डिपेंड करता है। पर एक्सप्लॉयटेशन उनका किसी न किसी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स are difficult in laboratory and their stability in vitro is also very low। Serial number 1, serial number 2, they are classified on the basis of their chemical analysis after extraction from the cells। सेल क्या हो जाएंगे? लिविंग सिस्टम, ठीक है। अभी यहाँ कहा गया है ये लिविंग सिस्टम में प्रोड्यूस होता है,
तो लिविंग सिस्टम मतलब क्या हो गया, मिनिमम लेवल पे लिविंग सिस्टम सेल है। तो इन्हें हम सेल को ही ब्रेक करके, सेल को ही तोड़कर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो सेल से पाए गए जो केमिकल्स हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनका जब केमिकल एनालिसिस किया गया उसके आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है, और ये होते हैं फ्रूट टाइप्स। They are of food types. Carbohydrates, proteins, lipids and fats, nucleic acids, and nucleotides. Process of extraction. Cell taken, crushed in mortar पिस्टल। मोटार पिस्टल हिंदी में कहते हैं खरल मूसल, देखते हैं ना, वो काढ़ा बनाने के लिए हम लोग जो पीसते हैं जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन, है ना, उसको कहते हैं मोटार पिस्टल। हम लोग मसाला भी कूटने के लिए छोटा सा ऐसा रखते हैं, हाँ वही, तो मोटार पिस्टल उसे कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, डिसॉल्व NTCA, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। This is trichloroacetic acid. इसका जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा सेफ माना गया है क्योंकि ये फ्यूम नहीं करता, इसका भाप नहीं बनता, इसीलिए पर स्ट्रेंथ वाइज ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ही इसको एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, पर ये थोड़ा सा कोरोसिव ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सेफ वे में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या TCA में इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ये क्रिस्टल होता है, इसको वाटर में डिसॉल्व करके, है ना, अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ बनाया जाता है, उसके बाद इसमें हम लोग डिसॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं, द कंपोजिट, यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको मिला के जो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको कह रहे हैं कंपोजिट। द कंपोजिट इज सब्जेक्टेड टू फिल्टरेशन। To separate biomolecules between two groups soluble and insoluble in TCA। तो TCA एक सॉल्वेंट हो गया, वो सॉल्वेंट में कौन बायोमॉलिक्यूल सॉल्युबल है वो फिल्टर में
फिल्टर होने के बाद जो लिक्विड होगा उसमें आ जाएगा, और जो फिल्टर में मतलब फिल्टर करने के बाद ऊपर में जो बच गया उसमें रह जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल इन TCA। तभी तो वो TCA के साथ बह के फिल्टर पेपर से बाहर नहीं आया, ऊपर ही रह गया। ठीक है, यहां तक हो चुका है, मिटाते चले। Those which are dissolved are micromolecules of बायोमॉलिक्यूल ओरिजिन। ये बायोमॉलिक्यूल ओरिजिन के वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें कहा जा रहा है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बोलिए गाली का तुरंत। So now we have the synthesis of the biomolecules. Synthesis of the biomolecules are difficult in laboratory and their stability in vitro is also very low. These are generally monomers. And those which are insoluble in TCA are macromolecules and they are large molecules। यानी ये इतने बड़े हैं कि TCA के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे उनके लिए जगह नहीं है, इसलिए वो छुप नहीं पा रहे। जैसे छोटा सा जगह है, अब दुबला पतला आदमी किसी तरह से उसको एडजस्ट कर जाएगा, और थोड़ा बल्कि वाले आदमी को अगर वहां बैठाने की कोशिश की जाए तो वहां नहीं समाएंगे, उनके लिए एप्रोप्रिएट जगह नहीं होगी। उसी तरीके से जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल्स है, बहुत बड़ा बड़ा साइज है, इनको हम लोग डिसॉल्व इजीली नहीं कर पाते, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो नहीं समाते, वहां वो नहीं रह पाते, वो छूट नहीं पाते उसमें, क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा है, जो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उससे बड़ा है, वो कहां से हटे। जैसे हम अगर 1 सेंटीमीटर के डब्बे में 5 मीटर का कपड़ा रखना चाहे तो हटेगा, ये वही बात। 1 सेंटीमीटर के बराबर जगह है और 5 मीटर का मॉलिक्यूल है, कैसे हटेगा? नहीं एडजस्ट होगा, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं हो पाते। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे जाके जो छिप जाए वो सॉल्युबल है। जैसे ऑक्सीजन, वाटर सॉल्युबल कैसे होता है? वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ऑक्सीजन जाके बैठ जाता है तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया। ग्लूकोज कैसे वाटर में डिसॉल्व होता है? ग्लूकोज जाके वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में बैठ जाता है। अब ज्यादा ग्लूकोज डाल दीजिएगा तो नहीं घुलेगा, क्यों?
जितना स्पेस वो एक्वायर कर सकता था ले लिया, देयर इज नो मोर स्पेस लेफ्ट, द एडिशन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, नीचे बैठेगा, फिर पानी डाल दीजिए, फिर गायब हो जाए। समझ गए? तो डिसॉल्व होने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाके बैठ जाए, उस जगह पे वो एडजस्ट हो जाए, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाए। ये मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं कि वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे एडजस्ट नहीं होता, इसीलिए तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। The size of micromolecules less than equal to 800 Dalton. Yeah, less than 800 Dalton. The size of macromolecules ये होता है मोर देन इक्वल टू 800 डाल्टन। 1 डाल्टन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 AU, and 1 AU is 1/12 of the mass of carbon 12 isotope। जानते हैं ना? ऐसे दिख रहे हैं जैसे लगता है कहीं बस हो गया, बिठा सकते हैं इधर। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, ये पता लगा पाए हैं कि कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? सीरियल नंबर कितना था? 4। सीरियल नंबर 5। The micromolecules were found to be monomers, यानी सिंगल यूनिट्स। सिंगल यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। The macromolecules were found to be polymers, that is very large molecules having many monomers joining together to make them. तो जो माइक्रोमॉलिक्यूल पाए गए वो सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल्स थे, मतलब उनको अगर तोड़ देंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इनमें टूट जाएंगे। तो जब वो एग्रीगेट करके एक असेंबली बना रहे हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल का, वो कहला रहा है मोनोमॉलिक्यूल, और वो है माइक्रोमॉलिक्यूल के अधीन। और उनका जो साइज है, उनका जो वेट आ रहा है
मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, ये 800 डाल्टन से नीचे आ रहा है। क्लियर? लेकिन अगर ये मैक्रोमोलेक्यूल के कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वो पॉलीमर्स बन जा रहे हैं और पॉलीमर्स सिंगल यूनिट के मेनी टाइम्स रिपीट होने के वजह से बन रहे हैं। पॉलीमर का कॉन्सेप्ट क्या है? मोनोमर्स बहुत बार रिपीट हुए हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, तब जाके जो बना वो पॉलीमर है। ठीक है? अब यहां पे एक एक्सेप्शन आ रहा है। Exception. Lipids are micromolecules. ये मान मतलब मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन, but they segregate होना यानी अलग होते हैं, but they segregate with the insoluble mass in TCA। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल मास जो बन जाता है उसके साथ लिपिड अलग होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। एक तो माइक्रोमोलेक्यूल है तो उसको तो फिल्ट्रेट में जाना चाहिए था, जो फिल्टर पेपर से फिल्टर होने के बाद लिक्विड नीचे बचता है उसमें एक्सट्रैक्ट में क्यों जाएगा, और ये एक्सट्रैक्ट में रहता है, फिल्ट्रेट के साथ लिक्विड में नहीं आता। रीजन क्या है? रीजन lipids are non-polar and so are insoluble in TCA solution, as TCA is a solid crystal and it is dissolved in water to make TCA solution। तो TCA को वाटर में घोल में एसिड बनाया जाता है, तभी ना वो एसिड फंक्शनल होगा, और इसको वाटर से डिस्टेंस करने की आदत है। It is insoluble in water because it is a non-polar molecule। तो non-polar molecule कैसे TCA solution में डिसॉल्व होगा? इसीलिए ये insoluble mass के साथ, ये एक्सट्रैक्ट के साथ रह जाता है, सॉल्यूशन में नहीं जाता है, भले इसका मॉलिक्यूलर वेट या साइज लेस देन 800 डाल्टन हो। ये माइक्रोमोलेक्यूल होते हुए भी मैक्रोमोलेक्यूल के भीड़ में जाता है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है? यही तक रखिए।